Hello guys, so welcome to my YouTube channel. I've recently cleared my CA Inter both groups in May 24 and I've scored 84 marks in taxation. So आपको पता है कि टैक्सेशन में होता है 50 मार्क्स का इनकम टैक्स, 50 मार्क्स का जीएसटी एंड उस 50 मार्क्स में भी सब क्लासिफिकेशन होता है कि 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर एंड 15 मार्क्स का एमसीक्यू. सो इनकम टैक्स में मेरा बेसिकली 35 मार्क्स में से सब्जेक्टिव में आई हैव स्कोर्ड 33 मार्क्स एंड इट इज़ द हाइएस्ट फॉर May 24 attempt. Like even AIR1 Khushag Roy has got 30 marks out of 35 in income tax subjective paper. एंड सो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है. सो उसको देखना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो. एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जीएसटी की आंसर शीट शेयर करने वाला हूँ. सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना एग्जाम में जीएसटी के आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको आपके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है. एंड आई हैव स्कोर्ड 25.5 मार्क्स आउट ऑफ 35 इन जीएसटी सब्जेक्टिव पेपर. सो लेट्स स्टार्ट. Let me share my screen with you. So yeah, I've scored 25.5 out of 35. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी के पेपर में क्वेश्चन कैसे होते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का जो कि कंपलसरी होता है. देन उसके अलावा 3 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स ईच के. उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. तो 15 मार्क्स एंड 2 10 मार्क्स यानी कि 35 मार्क्स का टोटल हो गया. एंड बाकी उसके अंदर भी अलग सब पार्ट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी उसमें भी 2 पार्ट्स एंड बाकी जनरली सारे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं. एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है उसमें आपको बेसिकली जीएसटी कंप्यूट करना होता है कि आउटपुट जीएसटी निकालो, आईटीसी क्रेडिट निकालो एंड फिर सेटअप करके हमें कितना अमाउंट जो जीएसटी है कैश में पे करना पड़ता है. तो यही सेम फॉर्मेट रहता है, यही सेम टाइप का क्वेश्चन आता है सारे अटेम्प्ट में जीएसटी में. सो मैं आपके साथ अपनी आंसर शीट शेयर करता हूँ. सो या मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था. सो इसमें मैं निकालना था कि आउटपुट जीएसटी कितना बनेगा, देन आईटीसी कितना अवेलेबल है एंड एंड में हमें कितना जीएसटी कैश में पे करना है. सो सबसे पहले था एंड देखो जैसे यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इसमें जो भी रेफरेंस है मैंने साथ साथ वहीं पे एक्सप्लेन कर रखा है. ये नहीं सीधा मैंने कैलकुलेट कर दिया, वहाँ पे साथ में आपको रेफरेंस देना है ताकि हाँ जैसे यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था तो यहाँ मैंने सेक्शन 15 का रेफरेंस दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को भी हम इंक्लूड करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में. सो 18 लाख की गुड्स एंड 50,000 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, 18,50,000. सो इसका मैंने CGST SGST दिखा दिया यहाँ पे. देन सप्लाई ऑफ गुड्स टू इन यूपी. सो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस था तो यहाँ पे मैंने सेक्शन 15 का रेफरेंस दे दिया कि म्यूनिसिपल टैक्सेस की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 35 लाख प्लस 60,000 35,60,000 एंड यहाँ पे IGST आ गया 6,40,800. तो यहाँ देख लो जैसे स्टेप मार्किंग होती है, ये वाला पॉइंट मेरा सही है, देन ये मेरा रीजनिंग भी सही है, देन यहाँ पे भी ये अमाउंट सही है एंड ये रीजनिंग सही है. देन थर्ड पार्ट में था सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसमें डिस्काउंट का था तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया कि डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड करते हैं वैल्यू ऑफ इनवॉइस से अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है तो यहाँ पे भी 6 लाख में से 30,000 माइनस किया, फिर 5,70,000. इस पर भी CGST एंड SGST कैलकुलेट कर दिया. देन यहाँ पे था बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, लाइक बिलिंग किसी और पार्टी पे हो रही है एंड हम गुड्स किसी और पे को सेंड कर रहे हैं. तो आपको पता है कि इसमें जिस पार्टी पे हम इन्वॉइसिंग करेंगे उसको हम मान लेते हैं अल्टीमेट रिसिपिएंट एंड उसके प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने पूरा रेफर कर दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होता है बिल टू शिप टू का एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने मुंबई महाराष्ट्र, मतलब जिस पार्टी के ऊपर हमने इन्वॉइसिंग की हुई है. तो यहाँ पे भी 2 लाख पे IGST आ गया 36,000. तो यहाँ पे टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है मैंने टोटल फिर चारों पार्ट्स का निकाल दिया एंड यहाँ तक सही है. एंड आपको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है तो यहाँ तक से देखो स्टेप 1 में मुझे 2.5 मार्क्स मिल गया एंड स्टेप 2 में 1 मार्क्स, तो 3.5 मार्क्स मुझे मिल गए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. एंड क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है 10 मार्क्स का तो इसमें मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के मिल गया मुझे अभी तक 3.5 मार्क्स. देन इसके बाद हमें ITC निकालना है कि कितना ITC अवेलेबल है. तो यहाँ पे जैसे परचेज गुड्स तो यूपी से गुड्स परचेज किए हैं तो इस पर हमें IGST यहाँ पे हमें मिल गया. एंड हाँ पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैंने शो कर दिया 20, 50, 75. और तो मैं भूल गया था, मैंने यहाँ पे बाद में अलग से मेंशन किया हुआ है. देन हाँ परचेज मशीनरी तो मैंने बता दिया कि ITC. सो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में इस पार्ट में परचेज मशीनरी पे ITC अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले ही इनकम टैक्स में जब डेप्रिसिएशन क्लेम करते टाइम उन्होंने पूरा अमाउंट ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग GST क्लेम कर रखा है. तो अगर आपने GST के अमाउंट को डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम कर रखा है इनकम टैक्स में तो उसके ऊपर ITC अवेलेबल नहीं होता. तो यहाँ पे लिख दिया ITC नॉट अवेलेबल. देन इसके अलावा परचेज ट्रक फ्रॉम डीलर इन राजस्थान
तो ट्रक के ऊपर ITC ब्लॉक नहीं होता क्योंकि इट इज़ फॉर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सो ये रीज़न दे दिया। यहाँ पे CGST SGST। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टेप यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स मिले। देन यहाँ पे परचेज कार विद सीटिंग कैपेसिटी 7 पर्सन्स। सो ITC का यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे रखा है कि 13 पर्सन से अगर सीटिंग कैपेसिटी कम है तो ITC अलाउड नहीं होता। ये हो गया। देन 5th था परचेज गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी ITC ब्लॉक्ड है। अगर कंस्ट्रक्शन पर्पज बिल्डिंग वगैरह पर कंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी ITC अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने टोटल इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 3 मार्क्स। सो इस पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स एंड यहाँ पे 5 मार्क्स यहाँ पे मुझे मिल गए। अब तक से यहाँ पे 5 एंड ऊपर 3.5 मार्क्स, 8.5 मार्क्स मुझे टोटल मिल गए। यहाँ पे देन मैंने आउटपुट GST निकाल दिया एंड ITC निकाल दिया। अब मुझे निकालना था नेट मिनिमम GST पेबल इन कैश। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट टैक्स मेंशन किया एंड इनपुट माइनस कर दिया इनके साथ। बट यहाँ पे मुझे बस एक मिस्टेक हुआ, जैसे यहाँ पे 2,30,000 था एंड 2,60,000 था इनपुट CGST इनपुट SGST। तो यहाँ पे जैसे 217 यहाँ पे यूज़ है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको मुझे IGST से यहाँ पे सेटअप करना था। एंड वैसे ही जैसे 260 में से 217,800 यहाँ पे इनपुट SGST का बैलेंस यहाँ माइनस करना था। बट यहाँ पे बाई मिस्टेक जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे भी नील शो कर दिया। ये दोनों CGST एंड SGST का सही है, बट IGST में भी मुझे ये वाला जो अमाउंट था CGST एंड SGST वाला यहाँ पे सेटअप करना था। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। एंड मैंने इनपुट CGST से 12,200 एंड 42,200 इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड शो कर दिया है, जबकि इसको मुझे एडजस्ट करना चाहिए था IGST से। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। सो देखो जैसे मुझसे मतलब एंड पार्ट में मिस्टेक हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मतलब पूरे 10 में से 0 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मुझे स्टेप वाइज ऊपर यहाँ पे 2.5 एंड 1 3.5 मार्क्स यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकालने में एंड ITC निकालने में 2 एंड 3 5 मार्क्स। तो 8.5 मार्क्स मुझे टोटल मिल गए। इसमें मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं फिर 1.5 नंबर। तो यहाँ पे मुझे टोटल 5th के पार्ट में मिल गया 8.5 नंबर। 10 में से 8.5 1.5 मार्क्स डिडक्ट हुए। देन है 5th का B पार्ट। 5th का भी यहाँ पे 1 भी मेंशन कर रखा था गलती से, तो इन्होंने करेक्ट कर दिया 5B। तो यहाँ पे हमें टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी थी, कौन कौन से वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला था रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज चीफ सेलेक्टर। तो यहाँ पे जैसे सर्विसेज रिसीव्ड एज कोच, रेफरी, एम्पायर, मैनेजर, प्लेयर जो होता है एग्जाम्प्ट होता है। तो मुझे लगा चीफ सेलेक्टर भी उससे रिलेटेड होगा, सो मैंने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। बट नहीं, यहाँ पे ये जो रेम्यूनरेशन है इसको यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना चाहिए था। तो ये वाला पॉइंट मेरा गलत हुआ है। देन सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाला तो एग्जाम्प्ट होता है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि इट इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST। देन रेंट फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन, ये भी एग्जाम्प्ट होता है, इट इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST, तो इसको नील कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट सही है मेरा बस भी ये पॉइंट गलत हुआ इसमें, फर्स्ट वाला चीफ सेलेक्टर वाला। देन यहाँ पे हाँ, ये ना हमारे रिसेंट न्यू अमेंडमेंट था, May 24 अटैम्प्ट के लिए नया अमेंडमेंट में आया था कि सर्विसेज अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई सर्विसेज देता है फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो वो वाला सर्विस एग्जाम्प्ट होता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, ये नहीं, ये सही है। देन एंड में ये था कंसिडरेशन चार्ज फॉर वेस्टर्न म्यूजिक डांस। तो आपको पता है कि क्लासिकल म्यूजिक डांस या फिर और भी परफॉर्मेंस के लिए एंड अगर उसका कंसिडरेशन चार्ज 1.5 लाख से कम हो, 1,50,000 से कम हो तो एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक डांस है तो ये टैक्सेबल होगा 1,25,000। तो यहाँ पे बस मुझे ये वाला पार्ट मिस्टेक हुआ है, तो मुझे बाकी स्टेप मार्क्स मिल गए। एंड फिर उसके चक्कर में मेरा या फिर टोटल वाला पार्ट भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट मुझे इंक्लूड करना था। तो यहाँ पे 5th के B में मुझे मिल गया 3.5 मार्क्स। तो टोटल आई हैव गॉट 5th क्वेश्चन में 12 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो 15 में से 12 मार्क्स, ठीक है। एंड वन मोर चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने से रिसेंट जो भी अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए उसको जरूर पढ़ लेना। उसमें से 5-10 नंबर का एग्जाम हर बार एग्जाम में आता है। जैसे ये वाला मेरा सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला पार्ट है, तो ये नया अमेंडमेंट आया था May 24 के लिए। तो आप किसी की भी अमेंडमेंट नोट्स या जहाँ से भी आपको रेफर करना है, किसी की रिविजनरी वीडियोज़ वगैरह देख लेना। बट हाँ, अमेंडमेंट को जरूर कवर करके जाना, उससे शॉर्ट आता है एग्ज़ाम में, जैसे ये आया था मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हो गया 5th का, ये जो कंपलसरी क्वेश्चन था, तो ये 15 मार्क्स का था। तो इसमें मुझे 12 मार्क्स मिले हैं। और थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे मैंने वहाँ पे ITC अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया। तो एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो एग्जाम में एंड में एक बार सबको पूरे को गो थ्रू कर लेना, एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि कहीं कोई सिली मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 6 किया मैंने, यहाँ पे मैं निकालना था कि ITC कितना अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे ITC ये था कि एक पर्सन जो था वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा था, तो उसको मतलब कौन कौन सी गुड्स जो उसके पास ऑलरेडी हैं उसमें कौन कौन से पे वो ITC क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहले था कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड, तो ये सही था, नो ITC ऑन कैपिटल गुड्स, तो ये वाला पार्ट सही है।
देन इनपुट्स कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। तो ये होता है कि पिछले 12 मंथ्स में जो आपने इनपुट्स खरीदा है उसके ऊपर आपको ITC मिल जाएगा। बट यहाँ मैं डेट में कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे एक था कि डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से देखना चाहिए था 12 मंथ्स, तो यहाँ पे ये 54,000 नहीं आना चाहिए था, तो ये वाला स्टेप मेरा गलत हुआ है। देन इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर, तो ये सही है, ये विद इन 12 मंथ्स रिसीव हुआ था, तो इसके ऊपर हमको ITC मिल जाएगा। देन इनपुट्स प्रोक्योर्ड ऑन 1 Feb 2024, इसके ऊपर भी ITC अवेलेबल है। देन एंड में इनपुट्स प्रोक्योर्ड ऑन 8 Feb, तो इस पर भी सही है। तो ये 5 पॉइंट में से मेरे 4 पॉइंट सही है, बस 1 पॉइंट गलत हुआ है, तो मुझे स्टेप मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे 1.5 एंड 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, क्योंकि यहाँ मेरा फिर टोटलिंग गलत हो गया, बेसिकली ये वाला पार्ट मेरा गलत हो गया टोटल में। ठीक है, इसके अलावा फिर GST पेड इन कैश, तो यहाँ पे मैंने सही कैलकुलेट किया है सब कुछ, कितना टैक्स कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या है, सब सही है। तो यहाँ मुझे 6th A पार्ट में मुझे मिल गया 3 मार्क्स एंड 6th का ये था 5 मार्क्स का, तो इसमें से मुझे मतलब एक पार्ट यहाँ मिस्टेक हुआ है एंड टोटल फिर गलत हो गया, तो 2 मार्क्स डिडक्ट हुए मेरे एंड बाकी आई हैव गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5 6th के A पार्ट में। देन 6th का B है, वो भी 5 मार्क्स का, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बताना था प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब 3-4 केसेस दे रखे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना था। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पार्ट था, तो इन्होंने ना बाइफर्केशन गलत की, मतलब ICAI ने से 3 पार्ट है एंड 5 से डिवाइड करना है, तो इन्होंने 1.5 मार्क्स ईच कर रखा है, बट 5.5 मार्क्स कहीं और से तो देना चाहिए था। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में था कुरियर सर्विस, तो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे हम गुड्स को हैंड ओवर करेंगे, तो यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल। एंड ऐसे क्वेश्चन में ना मैंने जैसे जो एग्जैक्ट हमारा आंसर है उसको मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना रखा है, ताकि एग्जामिनर को अलग से दिख जाए कि मतलब मेरा मेन आंसर क्या है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये सही है। देन इसमें था ट्रेन जर्नी या कोई फ्लाइट जर्नी की थी, तो प्रयागराज टू जयपुर वाले में प्रयागराज एंड जयपुर टू प्रयागराज वाले में जयपुर प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट में मुझे 1.5 मार्क्स मिल गए, सेकंड पार्ट में भी मुझे 1.5 मार्क्स मिल गए एंड यहाँ मैंने साथ साथ कोड भी कर रखा है जो भी रेलिवेंट सेक्शन है, जो भी कंडीशन है, लाइक इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होता है जहाँ पे वो जर्नी स्टार्ट करता है। देन थर्ड पार्ट में भी था, इसमें था गुड्स इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन, तो इसमें जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है वो माने जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे भी हरिद्वार उत्तराखंड। तो मेरा तीनों पार्ट सही है, तो तीनों में इन्होंने 1.5 मार्क्स देते हुए मुझे टोटल दे दिए 4.5 मार्क्स। ऑल्दो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इनको आई थिंक इनकी मतलब मार्किंग स्कीम में इन्होंने ऐसा शायद शो कर रखा होगा कि 1.5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, बट पता नहीं हाफ मार्क्स कहाँ खा गए लोग। हाँ, तो यहाँ पे मुझे 4.5 मिल गया 6th का B पार्ट में एंड टोटल आई हैव गॉट 7.5 मार्क्स। तो 10 मार्क्स में से मुझे यहाँ पे मिले 7.5, 2.5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। देन 6th के बाद मैंने 7th स्किप कर दिया, तो मैंने आपको बताया। एंड एक और चीज़, जैसे ना स्टार्टिंग में जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें एटलीस्ट ना आप ये करना कि जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको हटा दो, बाकी तीनों में से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। मतलब आप बाकी तीनों को एनालाइज कर लो ना, आप देख लो कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा मुझसे नहीं होगा, एंड जो आपको डिफिकल्ट लगे तो पहले ही हटा दो। जैसे बाद में अगर आपने स्टार्ट किया करना फिर बीच में आपको लगा यार डिफिकल्ट है अब नहीं होगा, कोई और क्वेश्चन स्किप करते, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लोगे अपना। सो अपना वो जो स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिले उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। उसमें आपको MCQ पेपर तो मिलता नहीं है, तो वो आप कर नहीं सकते, तो आपको ये जरूर एनालाइज करके पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो मेरे डिसाइडेड था कि मुझे 7th क्वेश्चन स्किप करना था एंड मैंने फिर किया था 8th क्वेश्चन। तो 8 में भी 2 पार्ट था, 8A 8B, दोनों 5 मार्क्स इसके। तो 8B तो बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आता था, मैंने यहाँ पे कहानियाँ लिखी हुई है एंड यहाँ कहानी लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, इट्स नॉट योर BCom एग्ज़ाम। तो यहाँ जैसे मैंने इतना सारा लाइक 1 पेज 2 पेज जितना भी मुझे आता था इन्वॉइसिंग से रिलेटेड बेसिकली मुझे लिखना। इसमें क्वेश्चन में था कि एडवोकेट सर्विसेज में इन्वॉइसिंग के रूल्स कैसे लगते हैं, तो कैसे करते, तो मुझे जितना भी इन्वॉइसिंग का एडवोकेट का पता था मैंने पूरी स्टोरी लिखी है एंड मुझे टोटल मिले हैं 1 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स में से मुझे 1 मार्क्स मिले, क्योंकि मैं ऐसे इरेलेवेंट बातें लिखी है मैंने। तो इसमें तो नहीं। हाँ, फिर इसके बाद 8 का A पार्ट था, ये था कि अगर हम डोनेशन देते हैं तो डोनेशन कौन से केस में सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा जैसे लॉ में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं लॉ एंड पूरा एक्सप्लेनेशन, वैसे मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि कंसिडरेशन कि अगर डोनर ने डोनेशन चैरिटेबल पर्पज़ के लिए किया है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट शोकेस करना है, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर डोनेशन करते हुए हम एक कंडीशन ले डाउन करते हैं सामने वाले पे कि आपको मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड मैंने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने टू द पॉइंट एंड बिल्कुल आप देख लो विद इन ऑलमोस्ट हाफ पेज या 1 पेज लिखा हुआ है। बट आई हैव गॉट इसमें आई हैव गॉट फुल मार्क्स 8 के में आई हैव गॉट फुल 5 मार्क्स।
तो इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले एंड लास्ट वाले पार्ट में 1 मार्क्स, तो टोटल आई हैव गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे मेरे 4 मार्क्स डिडक्ट हुए। सो या इट वॉज माई GST आंसर शीट। इसमें मुझे मिले 25.5 मार्क्स 35 में, एंड टोटल होते हुए ये पॉजिटिव राउंड ऑफ होके ये 26 हो गया। इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया कि मेरे 33 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 35, एंड ये हाईएस्ट है, मतलब May 24 के इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव पेपर में 33 मार्क्स इज़ द हाईएस्ट। तो इसका वीडियो आपको देखना हो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इनकम टैक्स की आंसर शीट की एनालिसिस मैंने पहले डाल रखी है। इसके अलावा जैसे मैं अपना OMR शीट शो कर देता हूँ, तो इसमें भी ना आपको अलग अलग आते हैं, 15 मार्क्स का इनकम टैक्स एंड 15 मार्क्स का GST। तो इनकम टैक्स में मुझे 14 मार्क्स मिले MCQ में, एंड GST में 11 मार्क्स। सो आई हैव स्कोर्ड कंपैरेटिवली बेटर इन इनकम टैक्स। लाइक इनकम टैक्स में मेरा 50 में से 47 मार्क्स बन रहे हैं, GST में कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, तो इसने थोड़ा सा मार्क्स मेरा कम कर दिया, बट ओवरऑल आई हैव गॉट 84 मार्क्स। सो यार दिस वॉज इट। एंड हाँ, मैंने ना लास्ट वीडियो में देखा बहुत लोग ये पूछते हैं मोस्टली वीडियो में जो डाउट होते हैं, तो पहले सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने ना क्लासेस जो है टैक्सेशन के लिए थे विजेंद्र अग्रवाल सर से। मैंने DT एंड IDT बहुत फेस टू फेस लिया था उनसे। सो या उनसे मैंने क्लासेस ली थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन के लिए मैंने सर की मतलब मैराथन वगैरह को रेफर किया था। एंड सर की कॉम्पैक्ट बुक बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने अराउंड 50 पेजेस में इनकम टैक्स को समराइज़ किया हुआ है, एंड सेम गोज़ फॉर GST। सो उसको मैंने रेफ़र किया था फॉर माई रिविज़न पर्पस, एंड आई डिड माई 2 कंप्लीट रिविजन्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने MTP 1 and 2 जो था May 24 अटैम्प्ट के लिए, उसको अच्छे से किया था। उसको मैंने 2-3 बार एटलीस्ट सॉल्व किया होगा, मतलब 3 घंटे एग्जैक्ट बैठ के नहीं, बट अलग अलग जैसे एक क्वेश्चन उठाया उसको किया, एंड उससे एक बार आपको आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस है। तो आप एटलीस्ट ना MTP जरूर सॉल्व कर लेना अपने जो भी रेलिवेंट अटैम्प्ट है उसका। या एंड इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। माई लास्ट वीडियो गॉट 10K व्यूज़, सो थैंक यू। एंड इसके अलावा मैं अपना लॉ की आंसर शीट एंड कॉस्टिंग की आंसर शीट की वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, बाय।